नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निमेश और आपका स्वागत है आपके परिवार एमडी क्लासेस में। मैं आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित आज जानकारी देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे कैसे हुआ। इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कब था, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कब हुआ इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब हुआ, इसका नाम संयुक्त प्रांत कब हुआ, और वर्तमान स्वरूप जो आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये कैसे हुआ। तो इसकी एक पूरी यात्रा यानी कि एक पूरा इसका इतिहास है। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, जो कि वर्ष 1836 में हुआ था। जो वर्ष 1836 में इसका नामकरण उत्तर पश्चिम प्रांत हो रहा है, वो सीधे उत्तर पश्चिम प्रांत नहीं हुआ था। इसकी भी एक जर्नी थी कि यानी कि मैं आपको बताऊं, वर्ष था 1833 का। वर्ष 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया था। इस चार्टर अधिनियम के तहत जो हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इस बंगाल प्रेसिडेंसी को दो भागों में विभाजित किया गया। एक का नाम था आगरा प्रेसिडेंसी और दूसरी का नाम था फोर्ट प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी का जो गठन हुआ था वो नवंबर 1833 में हुआ था। 1833 में बनने का विचार आया था कि हम क्या करेंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि मुख्य प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसको दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि आगरा प्रेसिडेंसी और फोर्ट प्रेसिडेंसी। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी को बनाने की बात की थी, परंतु इसको बनाया गया यानी कि लिखित रूप से वर्ष 1834 में इसे पूर्ण रूप से बना दिया गया। किंतु ये जो आगरा प्रेसिडेंसी थी ये पूर्णकालिक नहीं चली, मतलब पूर्ण रूप से सरवाइव नहीं कर पाई, पूर्ण रूप से नहीं चली। 2 वर्ष बाद यानी कि 1836 में इसका विघटन हो गया, यानी कि ये समाप्त हो गई। तो समाप्ति के बाद क्या हुआ, जो आज हम उत्तर प्रदेश देखते हैं, उत्तर प्रदेश मात्र उत्तर प्रदेश नहीं था, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का सागर नर्मदा का क्षेत्र हुआ करता था, अजमेर का कुछ क्षेत्र हुआ कर सकता था, हरियाणा का कुछ क्षेत्र हुआ कर सकता है। ये सभी को मिला के क्या हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 बनाया गया। 1836 में जब इसका नामकरण हुआ तो इसका नामकरण था उत्तर पश्चिम प्रांत। इसी के कुछ समय बाद यानी कि 1836 में आपका इसका नामकरण होता है उत्तर पश्चिम प्रांत। इसी के कुछ समय बाद यानी कि 1877 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। इसी बीच मेरे दोस्तों क्या हुआ कि आपको, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश एक पूर्ण नहीं था, उत्तर प्रदेश के अंदर और भी राज्य थे, जैसे नर्मदा का क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, राजस्थान का अजमेर था, हरियाणा था। तो वर्ष 1861 में उत्तर पश्चिम प्रांत से सागर एवं नर्मदा इस क्षेत्र को अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया गया, आपका उत्तर पश्चिम प्रांत जो था, इससे अलग करके इसको कहां दे दिया गया, नागपुर फेडरेशन में दे दिया गया। आपको जानकारी होगा कि जो मध्य प्रदेश है वो भी नागपुर का ही एक भाग हुआ करता था, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर नागपुर भी शामिल हुआ करता। तो नागपुर और मध्य प्रदेश को अलग किया गया और इसका जो विभाजन होता है वो इटारसी नामक जगह से इसकी सीमा का निर्धारित होता है। इसी आधार पर जो सागर और नर्मदा का क्षेत्र था, ये सागर और नर्मदा के क्षेत्र को हटा करके उत्तर पश्चिम प्रांत से नागपुर फेडरेशन में दे दिया गया। इसी तरह वर्ष 1871 में उत्तर पश्चिम प्रांत से जो हमारा अजमेर का क्षेत्र था, इस अजमेर के क्षेत्र को भी अलग कर दिया गया और ये किसको दे दिया गया, भरतपुर फेडरेशन को दे दिया गया। 1836 में आपका उत्तर पश्चिम प्रांत बनता है। 1877 में इसका नामकरण चेंज होता है। इस उत्तर पश्चिम प्रांत से 2 क्षेत्र हमारे क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। ये इसी के साथ
वर्ष आया 1902 का। 1902 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। इसी के साथ वर्ष आया 1937 का। इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत हमारा वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है इसका वर्तमान स्वरूप मिल गया इसको। और इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। अभी तक आपको जो एक जानकारी दी थी मैंने मौखिक रूप से समझाया, आपको लिख के बताया कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या क्या रहा, इसका गठन, इसका नाम कैसे कैसे रहा। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जो आगरा प्रेसिडेंसी थी वो 1833 के चार्टर के तहत बनी थी। इसके पहले गवर्नर थे सर चार्ल्स मेटकॉफ। पहले इसका नाम हुआ 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में इसका नाम हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। और 1937 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत। और 1950 में इसका वास्तविक स्वरूप आ गया यानी कि उत्तर प्रदेश। अब इसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करते हैं कि इसकी राजधानी का परिवर्तन कैसे कैसे हुआ। इसकी वर्तमान राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से पहले ये पूर्णकालिक राजधानी नहीं थी, लखनऊ इसकी आंशिक राजधानी हुआ करती थी। लखनऊ से पहले इसकी राजधानी प्रयागराज थी और प्रयागराज से पहले इसकी राजधानी आगरा थी। तो जो आगरा राजधानी थी वर्ष 1836 में बनी थी। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है आगरा वो वर्ष 1836 में बनी थी। उसके बाद में प्रयागराज। प्रयागराज राजधानी बनती है आपकी 1858 में। 1857 की क्रांति होती है। क्रांति 1857 की क्रांति होने के बाद में जो शासन होता है वो कंपनी से ले लिया जाता है। और कंपनी से शासन किसके पास चला जाता है? क्राउन यानी कि राजा के पास शासन चला जाता है। इसी प्रयागराज में 1 नवंबर 1858 को भारत की राजधानी, जब आपसे अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछता है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी के संबंध में होता है आगरा, प्रयागराज, लखनऊ आंशिक और लखनऊ पूर्णकालिक। अगर आपसे भारत की राजधानी पूछेगा प्रश्न में कि एक दिन के लिए भारत की राजधानी क्या थी, तो एक दिन के लिए राजधानी 1 नवंबर 1858 को भारत की राजधानी बनी थी प्रयागराज। इसी दिन क्या हुआ था? मिंटो पार्क में घोषणा पत्र ब्रिटेन की राजधानी का सुनाया गया था। आज का जो मिंटो पार्क आप देख रहे हैं प्रयागराज में, इसका वर्तमान में नाम है मदन मोहन मालवीय पार्क। जो आज का मिंटो पार्क है इसका वर्तमान में नाम क्या है? मदन मोहन मालवीय पार्क। 1858 में राजधानी आपकी प्रयागराज बन चुकी है। उसके बाद वर्ष आता है 1921 का। तो 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई जाती है। और ये जो लखनऊ राजधानी थी ये अंशकालीन थी। पूर्णकालिक राजधानी लखनऊ को कब बनाया जाता है? वर्ष 1935 में लखनऊ को पूर्णकालिक राजधानी बनाया जाता है।
तो राजधानी का आप देखेंगे तो 1836 से 1858 तक आपकी राजधानी थी आगरा। 1858 से 1921 तक आपकी राजधानी थी प्रयागराज। 1921 से 1935 तक आपकी आंशिक राजधानी थी लखनऊ। और 1935 से 1936 तक आपकी पूर्णकालिक राजधानी थी लखनऊ। आप अभी तक समझ सकें जो हमारा आज का वर्तमान जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, इस उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास क्या क्या रहा है, कि इसका नाम कब संयुक्त प्रांत था, आते आते कब ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, इसकी राजधानियां कैसे कैसे थी, आगरा कब थी राजधानी, इसकी राजधानी लखनऊ कब बनी है। आगरा राजधानी के संदर्भ में सल्तनत काल और मुगल काल की भी कुछ जानकारी है, देना चाहूंगा आपको। ये जो हमारा आगरा शहर था, इस आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। जो आगरा शहर आज आप देख रहे हैं, आगरा शहर कब बना था? आगरा शहर आपका बनता है 1504 में। इस सिकंदर लोदी ने क्या किया, 1506 में अपनी राजधानी कहां, दिल्ली से आगरा परिवर्तित कर दी। यानी कि राजधानी क्या हो रही थी उस समय, जो दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, दिल्ली सल्तनत काल में राजधानी बेसिकली क्या थी, दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली की स्थापना अनंत सिंह तोमर ने की थी, जो राजपूत वंश से संबंधित थे। पहला अगर दिल्ली की राजधानी की बात करेंगे तो पहला दिल्ली की राजधानी कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। और वास्तविक राजधानी कौन बनाया था, वास्तविक राजधानी बनी थी इल्तुतमिश के समय। ठीक है जी। उसके साथ अब आते हैं मुगल। मुगल ने क्या किया, मुगल में थे शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया, 1664 में आगरा से अपनी राजधानी कहां ले गए, दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत में आगरा को शहर को बसाया सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी क्या किया, दिल्ली से राजधानी लेकर आया आगरा। अब आ गए मुगल। पहला मुगल शासक था बाबर, बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आए थे अकबर, अकबर के बाद आया था जहांगीर, और जहांगीर के बाद आया था शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया, अपनी राजधानी इसको ट्रांसफर कहां किया, आगरा से ले जाकर कहां किया, दिल्ली किया था। अगर हम लोग अकबर के समय बात करें, आगरा के पास ही जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी। इस फतेहपुर सीकरी का अकबर द्वारा 1571 में इसको बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी कब बना था आपका, फतेहपुर सीकरी बनता है आपका 1571 में। और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब दर्ज किया गया है, 1986 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विश्व विरासत धरोहर हैं, 4। पहले 3 हुआ करते थे, अभी हाल ही में आपका जो सारनाथ है उसे भी इस सूची में जोड़ लिया गया। पहला आपका क्या था, आगरा का किला 1983। 1986 में यूनेस्को की सूची में फतेहपुर सीकरी को जोड़ा गया है। उसी के साथ में आपका ताजमहल को जोड़ा गया है। और अभी हाल में आपका क्या है, सारनाथ जो कि वाराणसी में, इसको भी सम्मिलित किया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्व विरासत धरोहर हैं, तो 4। हम लोग बात कर रहे थे फतेहपुर सीकरी की राजधानी कब रखा गया था, 1571 से 1585 का जो वर्ष था, ये 14 वर्ष तक मुगल कालीन जो राजधानी थी ये आपका फतेहपुर सीकरी हुआ करती थी। 1585 में फिर राजधानी क्या हुआ, आगरा परिवर्तित हो गई। शाहजहां ने क्या किया, आगरा से राजधानी को दिल्ली ले गया। तो ये राजधानी के संबंध में आपको जानकारी दिया मैंने। अब एक उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया, 2018 में। उस समय यूपी के जो गवर्नर थे उनका नाम था
श्रीमान राम नाईक जी। राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर बनने से पूर्व महाराष्ट्र के गवर्नर थे। और महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में स्थापना दिवस मनाया जाता तो महाराष्ट्र के ही तर्ज पर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बनाने की घोषणा की गई। जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बनाया गया था तो पहली बार कब बना था, ये वर्ष 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बनता है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन थे, गवर्नर तो स्वयं राम नाईक जी होंगे ना, जब राम नाईक जी घोषणा कर रहे हैं। अब ये स्थापना दिवस बनाने का पर्पस क्या था कि आप भी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ, नामकरण होते होते फाइनली 1950 में उत्तर प्रदेश हमारा वर्तमान स्वरूप में आया, जो आया था 24 जनवरी 1950 को। जब यह वर्ष 2026 में भी बनाया गया है, अब आपको एक कंफ्यूजन रहेगा कि मैं डेट कैसे याद करूं। तो 26 जनवरी आप गणतंत्र दिवस जानते हैं, हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। तो उसके 2 दिन पहले क्या होगा, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होगा। स्थापना दिवस के 2 दिन बाद या तो याद कर लीजिए गणतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। तो वर्ष 2026 की जो थीम थी इसकी, अभी एक एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में आपका यह थीम भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस 2026 में हुआ था उसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। अब प्रश्न में यह पूछा जाएगा कौन से क्रम का मनाया गया है, तो कौन से क्रम का मनाया जाएगा, स्थापना से पूछा। और ये चल रहा है आपका 2026, 50 वर्ष तो आपके ये हो गए और 26 वर्ष आपके ये 76वां, यानी कि 77वां इस वर्ष मनाया गया है। और अगर घोषणा से किया जाएगी, जब घोषणा हुई थी तो घोषणा कब होती है इसकी, 2018 में होती है, और वर्ष चल रहा है इस समय 2026 चल रहा है, 8 साल हो गए, यानी कि 8वां यानी कि 9वां। स्थापना वर्ष का अगर क्रम पूछेगा तो जब हमारा उत्तर प्रदेश वर्तमान स्वरूप में आया तो उससे कौन सा 77वां है, और जब घोषणा हुई थी उससे कौन सा है, 9वां है। इसी के साथ में क्या होता है, वर्ष 2000 का आता है। आपने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की थी, आपने जर्नी स्टार्ट की थी 1834 से। 1834 से स्टार्ट करते करते आप 1950 पे आए, फिर आप 2018 पर आए, 2018 के बाद में आप 2026 पे आ गए। तो मैं अब आपको ले चलता हूं वर्ष 2000। वर्ष 2000 में क्या हुआ, 3 नए राज्यों का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश से अलग किया जाता है छत्तीसगढ़ को, यूपी से अलग किया जाता है उत्तराखंड को, और बिहार से अलग किया जाता है झारखंड को। छत्तीसगढ़ हमारा राज्य बना था 26वां, उत्तराखंड राज्य बना था 27वां, और झारखंड राज्य बना था हमारा 28वां। ये घटना है 1 नवंबर 2000 की। ये घटना है आपकी 9 नवंबर 2000 की, और ये घटना है आपकी 11 नवंबर 2000 की। तो हम लोग किसका इतिहास पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हैं। तो अभी हमें बिहार और झारखंड से तो संबंध नहीं होना चाहिए ना, एमपी छत्तीसगढ़ से। परीक्षा के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण, किंतु अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हमको ये देखना है जो उत्तर प्रदेश से हमारा जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो 27वें राज्य के रूप में क्या हुआ है, अलग होता है, और इसका गठन क्या हुआ, 9 नवंबर 2000 को होता है। अगर हम लोग इस समय की बात करें तो इस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री राजनाथ सिंह जी, और तत्कालीन गवर्नर थे यहाँ के श्री सूरजभान जी। और भारत के संबंध में बात करें तो भारत के इस समय
जो राष्ट्रपति थे उनका राष्ट्रपति का नाम था KR नारायण, और भारत के प्रधानमंत्री उस समय अटल जी हुआ करते थे। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर देखें तो उत्तराखंड के पहले जो सीएम थे उनका नाम था श्री नित्यानंद स्वामी जी, और उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह वरनलाला। तो जब उत्तराखंड का यूपी से गठन होता है तो गठन के संबंध क्या पूछ सकता है कि कौन सा राज्य बना था, कब हुआ था गठन, पहले राज्यपाल उत्तराखंड के कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के, उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। यूपी के संदर्भ में अगर आपसे पूछेगा तो राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको ये सारी जानकारी होना चाहिए कि हमारा जब उत्तराखंड का गठन हो रहा है उस समय क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं हुई और कौन कौन सा व्यक्ति वहां पे प्रमुख था। अब अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अभी तक आपके साथ में जो सफर रहा, इस सफर में आपको जानकारी मैंने दी है उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश की राजधानी, अब राजधानी बनी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बनता है उत्तराखंड। इसी के साथ में अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या कहती है। नो डाउट अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो जनसंख्या के मामले में तो ये पहले स्थान पर आता है। ठीक है मेरे भाइयों, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश कैसा है, पहले स्थान पर आता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, या क्षेत्रफल के हिसाब से, परीक्षा में कभी कभी क्या होता है आपको जनसंख्या क्षेत्रफल ना देकर के जनसंख्या घनत्व बोल देते। घनत्व का मतलब कि पर्सन लोग पास पास कैसे रह रहे हैं, तो घनत्व का मतलब तो यही हुआ ना। तो सबसे ज्यादा ये पैसे आता है चौथे नंबर पर, भारत में इसका क्रम क्या है, चौथे नंबर पर है। तो अब आपको जानकारी ये भी तो होना चाहिए मेरे भाई कि पहले पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आता है। तो पहले पे आता है आपका राजस्थान, दूसरे पर आता है आपका मध्य प्रदेश, और तीसरे पर आपका आता है महाराष्ट्र, और चौथे पर आपका आता है यूपी, पांचवें पे आपका आता है गुजरात, और छठे पे आपका आता है कर्नाटका। आपको तो जानकारी चौथे की चाहिए थी पर यहां तो आपको जानकारी सातों की हो गई ना। तो अब इसको याद कैसे करना है, जैसे बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान में क्या मरुस्थल है बहुत सारे, तो पहले नंबर पर जाहिर सी बात है लोग निवास कम करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा आपका। अब दूसरे नंबर पर अभी मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया तो बताया था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक ही हुआ करते थे, और इसकी सीमा का विभाजन आज भी जो इटारसी नामक जगह है वहां से होता है। इसका रेलवे भी अलग है, WCR अलग है यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्ट ईस्टर्न रेलवे, ये रेलवे का विभाजन भी वहीं से होता है इटारसी डिवीजन से। तो जब मध्य प्रदेश के अंदर ही क्या हुआ, महाराष्ट्र शामिल था। आज भी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र से ज्यादा है, यानी कि पहले नंबर पर आपका हो गया राजस्थान। आपने याद कर लिया कि हाँ बीहड़ का इलाका है, बहुत ज्यादा सब कुछ होगा, तो राजस्थान वहां लोग नहीं रहेंगे। जब लोग नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है ना क्षेत्रफल ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश हो गया, तीसरे नंबर पर आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और चौथे नंबर पर आपका हो गया यूपी, और पांचवें नंबर पर गुजरात और कर्नाटक। जाहिर सी बात है जब आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जब आपने 4 सीढ़ियां पार कर ली तो 2 सीढ़ियां तो आप जाहिर सी बात है अपने आप उसको याद कर सकते हैं। तो आपको क्या याद करना है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व या क्षेत्रफल चौथा है, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अब इससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। एक पृथ्वी यानी कि ग्लोब होती है, इस ग्लोब पर जब आप इस तरह की लेटी लेटी लाइनें खींचते हैं, दिशा का तो आपको ज्ञान ही होगा ना। ये दिशा उत्तर हमारा ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये हमारा पश्चिम और ये हमारा पूरब हो गया। जब पश्चिम से पूरब की तरफ लेटी हुई रेखाएं खींची जाती तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश बोलते हैं। और यही जब खड़ी खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का भी कुछ अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार होगा ना मेरे भाई। तो अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें
इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री। ये जो ऊपर साइन लगता है डिग्री का होता है, और एक जो खड़ी लाइन होती है ये मिनट की होती है। 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट। आपको कहीं कहीं बुक में 24 मिनट दिखाई देगा, कहीं 38 मिनट दिखाई देगा, कहीं आपको 28 मिनट दिखाई देगा। तो आप अगर जब एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट ही दिया है। देशांतर विस्तार की बात कर लेते हैं हम लोग। सतहत्तर डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट। यह हमारा उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार हो गया। अब इसी के साथ में आपको यह भी तो जानकारी होना चाहिए, आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको तो भारत के बारे में भी पढ़ना है ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है? आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरी विस्तार की बात करें, 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट। ये क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार हो गया। ऊपर वाला आपका यूपी वाला हो गया और नीचे वाला आपका भारत का हो गया। अगर उत्तर प्रदेश की जो जानकारी आपको मैंने दिया था, यहां जानकारी आपको वही सेम जानकारी डायग्राम के थ्रू बना दी गई है, वो आपको समझाने के पर्पज से था। ये देखिए, ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया, ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर हम लोग लंबाई की बात कर लेते हैं कि पूरब से पश्चिम उत्तर की लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई भारत के संदर्भ में क्या है। आप पढ़ उत्तर प्रदेश नहीं, पर आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ जानकारी भारत की भी हो। जब दोनों का आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पूरब है, इस पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से अगर दक्षिण की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर है। आपकी शायद लेखपाल की परीक्षा हुई थी 2015 या 16, जो पैट के बाद में पहली परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की मध्य की दूरी क्या है। जो दूरी मध्य की, यानी कि 650 और 240 के मध्य की दूरी पूछी थी, तो निकाल लेंगे हम लोग, 410 किलोमीटर आ जाएगा। अब अगर हम लोग भारत की बात कर लेते हैं, पूरब से पश्चिम 29-13 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण 32-33। यूपी का जब आप नक्शा देखेंगे तो यूपी का नक्शा इस तरीके का कुछ है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो पूरब से पश्चिम की तरफ ज्यादा है। तो कंफ्यूजन ना हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो लंबा क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ इसकी लंबाई ज्यादा है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण ज्यादा है। ये अभी तक आपको जानकारी उत्तर प्रदेश के नामकरण की हो गई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी की हो गई है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र क्या क्या है। अब भौगोलिक क्षेत्र में एक चीज और आ जाती है कि उत्तर प्रदेश के पूरब में सबसे कौन सा जिला लगता है, पश्चिम में सबसे कौन सा जिला लगता है, उत्तर में कौन सा जिला लगता है और दक्षिण में सबसे जिला कौन सा लगता है। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका, आपके पास में उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मैप होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मैप खोलिए और आंखों में उसको एकदम चिंतन मन के साथ में देखते हैं कौन सी चीज कहां। जैसे मैं देखूं तो सबसे ऊपर मेरा क्या पड़ता है, सहारनपुर पड़ता है। अगर मैं दक्षिण में आ जाऊं तो मेरा सोनपुर पड़ता है, सोनभद्र पड़ता है, सॉरी सोनपुर तो आपका बिहार में हो गया, सोनभद्र पड़ता है।
पूरब में आपका क्या पड़ता है, शामली पड़ता है, और पश्चिम में आपका क्या, पूरब में आपका बलिया पड़ता है, पश्चिम में आपका क्या पड़ता है, शामली पड़ता है। तो क्या हुआ, मैप रीडिंग आपको मैप से याद करना है, इन चीजों को रटना नहीं है कि कोई ट्रिक आप देख ली, ट्रिक से यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम होता है कभी आरोही क्रम, कभी अवरोही क्रम, कभी उत्तर से दक्षिण, कभी पूरब से पश्चिम लगाने को आपसे कह देता है कि इन जिलों को लगा के दिखाइए। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपका क्या है, सहारनपुर है। अब जब सहारनपुर में जाएंगे तो यहाँ पे सीमा देखिए, मैप पढ़ने का सबसे अच्छी चीज यह है कि आपको एक तो जनपद की जानकारी हो जाएगी, इंटरनेशनल बॉडी जो बाउंड्रीज लग रही है उसकी जानकारी हो जाएगी, कौन सा राज्य सीमा बना रहा है उसकी जानकारी हो जाएगी। तो ऊपर सबसे पहले क्या है, हरियाणा। इसके साथ ही यहां पे सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की भी। आप जब पूरब में आएंगे तो बलिया आ जाएगा। बलिया में सीमा कैसे लगती है, जनपद तो आपका बलिया हो गया, और राज्य आपका क्या हो गया, बिहार हो गया। तो मैप से आप ये देख रहे हैं, आपको राज्य भी पता चल रहा है और जिला भी पता चल रहा है कि जनपद कौन सी सीमा बना रहा है और राज्य कौन सी सीमा बना रहा है। जब पश्चिम में आप आ जाते हैं तो पश्चिम में आपकी सीमा लग जाती है शामली से। ये आपका शामली है, ये शामली सीमा किससे बनाता है, हरियाणा से सीमा बनाता है। और जब आप दक्षिण में आ जाते हैं तो दक्षिण में आपका सोनभद्र आ जाता है। सोनभद्र में आपकी सीमा देखिए बिहार से भी लगती है, बिहार से आपका भी बताया था अलग हुआ था क्या, छत्तीसगढ़ हुआ था, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, और मध्य प्रदेश से भी लगती है, और मध्य प्रदेश के बाद में इसकी सीमा झारखंड से भी लगती है। बिहार से आपका छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड अलग हुआ था। बिहार से आपका अलग होता है झारखंड, और झारखंड के बाद में मध्य प्रदेश आ जाएंगे, और मध्य प्रदेश के बाद में आप आ जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो आपको भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी कि मेरा पूरब में क्या है, पश्चिम में, रटने का काम नहीं। ऊपर जाएंगे सहारनपुर हो गया, सहारनपुर में सीमा किससे बन रही है मेरी, हिमाचल प्रदेश से बन रही है और हरियाणा से बन रही है। उसके बाद में दक्षिण में आऊंगा तो दक्षिण में मेरी किससे सीमा बन रही है, सोनभद्र से बन रही है। सोनभद्र में कौन कौन सा लगा रहा है, देखिए पहला था मेरा बिहार, बिहार से मेरा अलग होता है क्या, झारखंड, उसके बाद में मेरा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में क्या अलग होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 4 राज्य इससे हो गए, ठीक है। पूरब में जब जाएंगे तो पूरब में आपका है बलिया, और बलिया की सीमा लगती है किससे, बिहार से लगती है। पश्चिम में जब जाएंगे तो शामली, और शामली की सीमा किससे लगती है, हरियाणा से लगती है। यानी कि जो उत्तर में सीमा किस किस से लग रही है, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से लग रही है। इसी तरह आपको अपने नोट्स बनाने हैं और सारी जानकारी आपको इसी तरह रखनी है। आपका ऊपर क्या है, सहारनपुर है, ये क्या है आपका, सहारनपुर है। ये नक्शा पढ़ने से फायदा एक है आपको, एक तो मंडल की जानकारी साथ साथ होती जाएगी, दिशाओं की जानकारी साथ साथ होती जाएगी, कौन सी दिशा कहाँ है। तो अगर हम लोग सहारनपुर की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग सहारनपुर जनपद पकड़ लेते हैं कि सहारनपुर जनपद में क्या क्या है। तो सहारनपुर में सबसे पहली बात तो आपकी इसकी सीमा लग रही है किससे, हरियाणा से लग रही है। दूसरी सीमा इसकी किससे लग रही है, हिमाचल प्रदेश से लग रही है। और यूपी की सबसे ऊंची चोटी अमसो चोटी भी यहीं पर है। और मंडल कौन सा होगा, जब स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो सहारनपुर मंडल भी होगा, जाहिर सी बात है। अब सहारनपुर मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहला आपका खुद सहारनपुर हो गया, दूसरा मुजफ्फरनगर हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया,